और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। लास्ट हमने बात की थी, यस 5 लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे हो गए थे ईएमआई पे। आज हमें ईएमआई पे सर्किटल एनालिसिस करना था। मैंने जो बताया हुआ था कि डिफरेंट सर्किट्स होंगे, एलआर सर्किट और एल सर्किट, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर आज डिस्कस करनी है। ओके, तो वो जो एलआर सर्किट और ये सारे सर्किट्स है, उसके लिए मैंने आप लोग को सबको पहले बोला था कि आप लोग एक बार अगर आरसी सर्किट देख के आएंगे तो आपको एलआर सर्किट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था एल और आर में कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है। कैसे? जैसे हमने फाई इज इक्वल टू एल आई डिस्कस किया हुआ था, वैसे ही हमने बोला था क्यू इज इक्वल टू सी वी। सो क्यू और वी के जो रिलेशंस होते हैं वही फाई और आई में रिलेशंस आते हैं, क्योंकि एल और सी ऑलमोस्ट सिमिलर पार्ट देते हैं। बट थोड़ा सा फर्क है यार, आई रिलेटेड होता है क्यू से, तो इसका मतलब ये जो कांस्टेंट इधर जाएगा एल, ये 1/L टाइप का होगा। मतलब जो सी है वो एल से 1 इनवर्स के रिलेशन में रहता है। अब सारे फार्मूले में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो हम प्रॉपरली स्टार्ट कर सकते हैं और एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने आरसी सर्किट पढ़ा हुआ है रिसेंटली तो बहुत ही ईजिली समझ में आएगा, स्मूथली समझ में आएगा। अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तब भी मैं चाहूँगा, ट्राई करूँगा कि सारी चीज़ें रिकॉल हों। तो देखें, आज हम देखेंगे सर्किटल एनालिसिस। सो सर्किटल एनालिसिस फॉर इंडक्टर सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहला वाला हम स्टडी करते हैं, पहला एल सर्किट। और दो हमें पता है एल सर्किट के बारे में। एल सर्किट मतलब क्या है कि सर्किट में सिर्फ एक इंडक्टर लगाया हुआ है। तो सिर्फ एक इंडक्टर है जिसे हमने लेट से किसी ईएमएफ की बैटरी से कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये ईएमएफ की बैटरी से कनेक्ट करके रखा हुआ है। ओके, हाँ। तो अब अगर हम बात करें कि लेट से इस सर्किट में कुछ करंट आएगी आई, तो पहले करंट स्टार्ट होगी, मतलब पहले करंट जीरो होगी, फिर धीरे धीरे बढ़ के कुछ अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी करंट। तो अभी पॉइंट ये है कि करंट चेंज हो रही है ना, और करंट चेंज होगी इसका मतलब ये ईएमएफ लॉस कराने लगेगा हमारा। क्लियर? सो एज पर द किरचॉफ सेकंड लॉ हमें पता है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कि जो नेट कोई भी लूप होगा उस पे जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी नेट इन अ लूप, वो क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब अगर हमारे पास एक ईएमएफ बैटरी है तो ये जो अपोजिंग बैटरी बनने वाला है, आपको हमने बताया था कि ये एक बैक ईएमएफ जनरेट करता है, एक अपोजिंग बैटरी की तरह काम करता है। तो ई और जो बैक ईएमएफ अपोज करेगा उन दोनों का नेट क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस सर्किट में अगर मैं बैक ईएमएफ को जज करूं तो मैं यहाँ से सिंपली देख सकता हूँ ई विल बी बैक ईएमएफ। और बैक ईएमएफ का फॉर्मूला बताएं, इंडक्टर में ईएमएफ कैसे लिखते हैं? इंडक्टर का ईएमएफ कैसे लिखते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ, यस, L into इसको di लिखते by dt. हैं एल इंटू डी आई बाई डी टी। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने माइनस एल डी आई बाई डी टी क्यों नहीं लिखा। तो माइनस क्या बता रहा था? दैट इट विल अपोज द कॉज। तो मैंने ऑलरेडी उसे अपोजिट डायरेक्शन कंसिडर कर लिया था। समझ आ रहा है? तो बहुत सारे बुक्स में क्या सिचुएशन रहती है, बहुत सारे बुक्स में किस टाइप की सिचुएशन रहती है कि उसमें ये प्लस लिख देता है यहाँ पर और ये माइनस कर देता है, और फिर उसे माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख देते हैं। तो आपका जो मन करे आप वैसे भी कंसिडर कर सकते हैं। इधर आप चाहें तो पहले ही डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हैं, या फिर माइनस लिख के बाद में माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। तो लेट से हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हमें चाहिए क्या सर्किट में? हमें करंट चाहिए। हमारा टारगेट क्या है? सर्किट में करंट ढूंढना, ठीक है। तो इसका मतलब करंट तो हमें यहाँ पे दिख गई,
अब हमें इसे क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेट करना है, काम बन जाएगा। तो इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, डी आई को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ। तो ये क्या आ जाएगा, डी आई, और ये हो जाएगा ई बाई एल इंटू डी टी, और इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। डन। तो लेट से टाइम जीरो पे करंट जीरो थी, जब कुछ टी टाइम पहुंच गया तो करंट वहां पर हो गई कुछ आई। तो इंटीग्रेट करेंगे, डी आई मतलब आई ही आने वाला है, और यहाँ पर ई बाई एल तो कांस्टेंट है, उसको कुछ नहीं होगा, सिर्फ डी टी के बारे में रहेगा। तो क्या आ जाएगा, ई बाई एल इंटू टी। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है कि सर्किट में करंट कैसे वेरी करेगी, लीनियर। लीनियरली वेरी करेगी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया कि जब हम इंडक्टर लगाते हैं तो खाली इंडक्टर में करंट कैसे जाती है, लीनियरली जाती है। डन। तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं कि जब हम स्टार्ट करेंगे किसी भी उससे, तो जो करंट आने वाली है टाइम जीरो पर एकदम जीरो रहेगी, और धीरे धीरे करंट इंक्रीज ही होती जाएगी। क्लियर। तो एल सर्किट में किसी को कोई डाउट? एल में हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा कि आफ्टर 4 सेकेंड क्या करंट हो जाएगी, तो बस आपको बस ये ध्यान देना है। पक्का? किसी को कोई डाउट, एल सर्किट में करंट कैसे निकालेंगे? डन। अच्छा, अब अगर आर को हम सीरीज में लगा दें, अगर हम एल और आर को सीरीज में लगा दें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप जो है एल और आर को डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एल एक अलग करंट विड्रॉ करेगा, आर एक अलग करंट विड्रॉ करेगा। बट अगर मैं एक स्पेशल पॉइंट आपको बताऊं, क्या अगर आपने एल और आर को पैरेलल में लगा दिया तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या एल को कुछ डिस्टर्ब होने वाला है क्या? एल को भी क्या ये ईएमएफ फील होने वाला है? सेम ईएमएफ फील होगा ना। आप समझ रहे हैं हम मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर एल और आर पैरेलल हैं, सीरीज में नहीं, सीरीज में हम नहीं बता सकते, बट अगर एल और आर पैरेलल हैं तो मैं टोटल करंट बता सकता हूँ। टोटल करंट कितनी हो जाएगी, रेजिस्टर में एक करंट जाएगी और एक करंट इंडक्टर में जाएगी। क्लियर। तो ये हो जाएगी आई एल लेट से इंडक्टर वाली, और ये हो जाएगी आई आर। तो सिर्फ पैरेलल में करिएगा, ऐसे नॉर्मल किसी में नहीं करेंगे। आई टोटल कितनी हो जाएगी, आई इंडक्टर प्लस आई रेजिस्टर, और दोनों को ही कितना ईएमएफ फील होने वाला है, ईएमएफ फील होने वाला है। तो मैं डायरेक्टली दोनों की करंट लिख सकता हूँ कि इंडक्टर की करंट होगी ई बाई एल इंटू टी, और रेजिस्टर की करंट क्या हो जाएगी, ई बाई आर। डन। तो इसका मतलब इसमें जो टोटल करंट होगी वो क्या आएगी, इस तरीके की आएगी। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर। ये क्या है, ये ई बाई आर है, ये वाई इंटरसेप्ट है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली लाइन जाएगी ना। तो ये ई बाई आर है अमाउंट। ओके। तो इवन टी जीरो पर जब हम देखेंगे तब भी एक करंट जा रही होगी, कितनी, ई बाई आर की। बताएं, इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? ओके। अभी पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर सीरीज में कर देते तो पूरा सर्किट बदल जाता। सीरीज में कर देते तो दोनों की करंट विड्रॉइंग जो है अलग हो जाती, क्योंकि दोनों को अब ईएमएफ नहीं मिलता। क्यों? दोनों लोग कुछ कुछ ईएमएफ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर एल आर सर्किट देखिए नंबर 2, एल सीरीज एल आर बोल सकते हैं, सीरीज एल आर सर्किट। देखिए यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास एल है
और एक आर है। याद है ना कि अगर हमने नॉन आइडियल कॉइल बात की थी तो उसके पास खुद का एल भी होता है और खुद का आर भी होता है, मतलब कॉइल का रेजिस्टेंस भी होता है और इंडक्टेंस भी होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सीरीज एल आर सर्किट मतलब कब यूज होगा, जब आपको एक नॉन आइडियल इंडक्टर दे देगा। ओके, तो ये और भी कब यूजफुल है, नॉन आइडियल इंडक्टर के लिए। तो मैं ये बोल सकता हूँ नॉन आइडियल इंडक्टर। नॉन आइडियल इंडक्टर क्यों, क्योंकि उसके पास एक इंडक्टेंस एल भी है और एक रेजिस्टेंस आर भी है और ये आई करंट कुछ आ रही है और ये ईएमएफ है। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ बताएं अब क्या हो जाएगा। अब जो ईएमएफ है वो कितने लोग यूज करेंगे, ये दोनों लोग यूज करेंगे ना मिलके। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, ओके, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ क्या सिचुएशन हो जाएगी कि ये जो ईएमएफ है वो कितने लोग यूज करेंगे, एक तो बैक ईएमएफ में यूज होगा और कौन यूज करेगा, रेजिस्टर यूज करेगा, ईएमएफ अक्रॉस या वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। ये सबको समझ आया, इसमें किसी को कोई डाउट। ओके, बट एक चीज है, हमें ये जो देखना है कि इस ईएमएफ का ये वाला ईएमएफ तो अपोज करने वाला है ना, और ये ईएमएफ भी अपोज करने वाला है। तो अगर मैं एज पर द किरचॉफ लिखूं तो फिर इसी चीज को मैं कैसे लिखूंगा, एज पर द किरचॉफ अगर लिखना है तो ये हो जाएगा कि बैक ईएमएफ ये अपोजिंग ईएमएफ है और आई आर का लॉस होने वाला है, नेट मिला के क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो दोनों चीजें समझ में आई है, हम कैसे लिखते हैं और एज पर द किरचॉफ हम कैसे लिखते हैं। एज पर द किरचॉफ हम नेट वोल्टेज क्या करते हैं, जीरो लिखने का ट्राई करते हैं। डन। हाँ सर। अच्छा, बट फिर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको क्या समझाया, मैं चाहता हूँ कि तीनों कंडीशन आप देखें। पहली वाली कंडीशन क्या थी, लॉजिक बेस्ड थी। दूसरी वाली क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ से लिखा। और थर्ड वाली कंडीशन क्या है कि हमने ईबी का साइन यूज कर लिया है। हमने क्या साइन यूज कर लिया, हम बोल रहे हैं कि ये अपोज कर रहा है। क्लियर। तो बुक्स में क्या होता है, बुक्स में इसको अपोज को यूज नहीं करता है, उसको कैसे लिखता है, बुक्स में आपको मिलेगा कि इसको प्लस ही लिखा हुआ है। क्यों ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि ये अभी एल को क्या लिखने वाला है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो मैंने बताया कि बोर्ड्स में आपको यहाँ पर प्लस मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि कुछ गलत यूज कर दिया, नहीं। हमें पता है उसने इसका साइन यूज नहीं किया, उसने बोल दिया है कि ये एक बैटरी है और ये भी एक ईएमएफ सोर्स है, तो इसको भी हमने ऐड कर दिया। अब वो हमें पता है कि वो नेगेटिव ईएमएफ सोर्स है, मतलब अपोज करने वाला है, तो हम उसका फाइनल वैल्यू रख देंगे। ओके, तो ये जो मैंने थर्ड स्टेटमेंट लिखा ये बिल्कुल एज पर द बुक जो कंसिडर करता है वो हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। डन। अब लिख देते हैं सारी चीजें। ईएमएफ तो ई है, ये हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी और ये हो जाएगा माइनस आई आर, जीरो। हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो इसका मतलब करंट और करंट को ये साथ में रखेंगे ना, चीजें अगर हमें इंटीग्रेट करनी है तो हम आई को साथ में ही रखेंगे, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो कुछ तरीके से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो देखें, ई माइनस आई आर हमने यहाँ पर रखा और एल डी आई बाई डी टी इस तरफ ले गए। अब ये जो आई आर वाला पार्ट है ये इधर ले आएंगे, डी टी वाला पार्ट इधर ले जाएंगे। तो बेसिकली हम इसे लिख सकते हैं डी आई बाय ई माइनस आई आर इज इक्वल टू, और डी टी इस तरफ जाएगा तो एल उसके डिवाइड में आ जाएगा, सो आ जाएगा 1/L डी टी। तो ये हमारा पूरा सिनेरियो बन गया। अभी हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट कर देना है, काम बन जाएगा। तो देखो इंटीग्रेशन में क्या सिचुएशन है, जब करंट टाइम जीरो था, करंट जीरो थी, किसी टी टाइम पर करंट हो गई आई, हमें वो आई निकालना है। अभी बताओ ये 1/I है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लेना है
एल एन आई ई माइनस आई आर। बट आपको याद है कि जब भी यहाँ पर कुछ सिंपल आई नहीं है, साथ में कुछ और है, तो क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएट करके डिवाइड में लेके आते हैं। याद आ रहा है? सबको याद आ रहा है कि क्या सिचुएशन होगी? तो इसका मतलब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा, माइनस आर, और उसको डिवाइड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आर डिवाइड में। सबको समझ आया? ये होगा इसका पूरा इंटीग्रेशन फाइनली। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/l तो रहेगा ही, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी। क्लियर? और लिमिट क्या यूज होगी, लिमिट देख लेते हैं। लिमिट यहाँ पर यूज करनी है तो ये 0 टू आई की लिमिट है, और यहाँ पर लिमिट जो है 0 टू टी। तो उसके अकॉर्डिंग फाइनली कर लेते हैं। अगर मैं पहले 0 रखूंगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, ई। अच्छा, माइनस आर को उस तरफ लेके जाते हैं जिससे टेंशन ना हो। तो ये हो जाएगा माइनस आर बाई एल इंटू टी। और देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एल एन ई। पहले आई रखेंगे तो ई माइनस आई आर आ जाएगा, फिर माइनस करके 0 रखेंगे तो अपॉन पे ई आ जाएगा। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब अगर हम इसे थोड़ा सा डिवाइड करके लिख लें तो ये हो जाएगा एल एन 1 माइनस आई आर बाई ई, ओके, इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। अब याद है एल एन को नॉर्मली ई टू दी पावर में कैसे लिख सकते हैं, ये अमाउंट ऐसा रहेगा और ये ई टू दी पावर में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू 1 माइनस आई बाई आई आर बाई ई। ओके, तो इसे थोड़ा सा ले आते हैं और इसे उस तरफ लेके जाते हैं। सो आई आर बाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। और अगर मैं इसमें आई का फॉर्मूला देखूं तो देखो आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई का फॉर्मूला आ जाएगा ई बाई आर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। इसका मतलब इसे ये भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई मैक्स 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनका डिटेल मैं भी आपको समझा रहा हूँ। कि आपको आरसी सर्किट याद है? कोई बताएगा आरसी सर्किट में कैसे लिखते थे चार्ज या करंट? I is equal to I max into e to the power minus t by tau. वेरी गुड, वेरी गुड। और चार्ज कैसे लिखते थे? Q max into 1 minus e to the power minus t by tau. वेरी गुड। तो बिल्कुल यही पैटर्न, बिल्कुल यही पैटर्न हमें देखने को मिलता है, सिर्फ थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती है। वहां पर देखें टी बाई टाउ था, तो टाउ के जगह वहां पर आरसी आता है, आप अगर देखें। क्लियर? सो यहाँ पर जो टाउ है उसका मतलब क्या है, टाइम कांस्टेंट। वहां पर भी टाउ का मतलब क्या था, टाइम कांस्टेंट था, बट वो टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट था। ये टाइम कांस्टेंट किसका है, एलआर सर्किट का है। तो आरसी के लिए क्या होता था, टाउ मतलब आर इंटू सी होता था। यहाँ पर मैंने बताया सी का उल्टा होता है ये। डन? तो यहाँ पर टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल बाय आर। तो ये हो गया हमारा मेन पहले टाउ। ये कई बार अलग से आपसे पूछ लिया जाता है कि टाइम कांस्टेंट कितना रहेगा। ओके, अच्छा, मैक्सिमम करंट मतलब क्या है, आई मैक्स जो है, मैक्स करंट तो वो दिख रहा है कि जब इंडक्टर पूरा यूज हो जाएगा तो उसके बाद जो मैक्सिमम करंट है वो सिर्फ किसके वजह से आएगी, रेजिस्टर के वजह से। सो मैक्स करंट कितनी है, ई बाई आर। क्लियर? ये हो गई मैक्स करंट। अच्छा, अब ये 1 माइनस ई टू दी पावर वाला फंक्शन हम देख सकते हैं। अभी मैंने ईएमएफ में स्पीड में आपको बना के दिखाया था, जब कंडक्टर का स्पीड कम हो रहा था तो हमने ये फंक्शन बना के आपको दिखाया था कि 1 माइनस ई टू दी पावर वाला फंक्शन कैसे काम करता है।
ये फंक्शन कैसे होता है, ये फंक्शन इस तरीके का होता है जो कि एक टाइम बाद क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है, अपनी मैक्स वैल्यू पे पहुंच जाता है, आई मैक्स। डन। सबको याद है ना, ये इस टाइप का फंक्शन होता है ये। तो इस तरीके से करंट वहां पर इंक्रीज होती है। और मैंने बताया था कि एक टाइम कांस्टेंट कौन सी चीज होती है, एक टाइम कांस्टेंट ऐसा पॉइंट होता है जिसमें एक टाइम कांस्टेंट t इज इक्वल टू, अगर हम टाउ जितना टाइम ले लें तो कितना परसेंट यहां पर आ जाता है चार्ज, 63.2%। ओके। हाँ। हाँ, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये करंट इस तरीके से वेरी करती है। तो एक टाइम कांस्टेंट में कितनी करंट वहां पर पहुंच जाती है, 63.2% करंट पहुंच जाती है। और टाइम कांस्टेंट के बारे में हमें ये चीज़ें पता चल गई हैं। ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ इंडक्टर में करंट के बारे में बात कर लें अगर हम, कि ये तो टोटल करंट हमने देख ली। ठीक। इंडक्टर के बैक ईएमएफ की बात कर लेते हैं। बैक ईएमएफ, सो बैक ईएमएफ कैसे निकालते थे, बताएं। बैक ईएमएफ एल डी L आई into बाई डी di टी। by dt. तो इसका मतलब ये हुआ बैक ईएमएफ, एल को रख लेते हैं और डी आई बाई डी टी करते हैं। सो यहाँ पर देखें डी आई बाई डी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो पहला वन के साथ है कांस्टेंट वो तो जीरो हो जाएगा। डन। फिर बाकी क्या आएगा, आर बाई एल बाहर आ जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि ई बाई आर तो था ही, आर बाई एल बाहर आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी बचा रह जाएगा, जिसे हम एल बाई आर को टाउ लिखने वाले हैं। तो इसका मतलब ई बैक ई एम एफ जो हो जाएगा, अगर हम देखें तो एल कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब क्या आ गया, फुल ई एम एफ विच इज अ मैक्सिमम ई एम एफ इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बैक ईएमएफ होगा, जब करंट जीरो से जैसे ही स्टार्ट होगी, जैसे ही स्टार्ट होगी बैक ईएमएफ भी क्या होगा, एकदम मैक्स होगा, फुल बैक ईएमएफ लगेगा। और उसके बाद धीरे धीरे बैक ईएमएफ कम होने लगेगा। डन। तो ये सारे ग्राफ याद रखने हैं आपको, इन पर डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही बनते हैं। ओके। तो इसमें टी बाई टाउ से हम देख सकते हैं कि एक टाइम कांस्टेंट में फिर कितना आता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक टाइम कांस्टेंट में अपोजिट वाले के लिए कितना हो जाता है, 37%। याद है, 37.2 आई गेस होता है एग्जैक्ट। सो क्लियर, यहाँ पे समझ में आया सबको कि एलआर सर्किट में करंट और ईएमएफ कैसे बदलने वाला है। आपको सिर्फ याद करना है जैसे हमने आरसी सर्किट में याद किया हुआ था कि फॉर्मूला क्या आता है करंट का, ये याद रहेगा सबको, करंट का फॉर्मूला। और मैक्स कैसे निकालते, ई बाई आर से, और टाउ कैसे निकालते, एल बाई आर से। डन। ओके। फिर बैक ईएमएफ उसी का डिफरेंशिएट कर देंगे तो बैक ईएमएफ जस्ट डाउनवर्ड वाला आ जाएगा। बट मैंने आपको बताया था आरसी सर्किट में भी कि हमेशा क्वेश्चन आपसे टाइम का फंक्शन नहीं पूछेगा, टाइम आपसे बहुत कम कम ही पूछेगा। तो क्या चीजें पूछेगा वो हम देख लेते हैं स्पेशल पॉइंट्स करके। स्पेशल पॉइंट्स करके चीजों को हम कंसिडर करते हैं। नंबर वन, कि इसका जो सर्किट होता है, द नेचर इज, पहले बिफोर एनी पॉइंट, द नेचर
nature with respect to time is just opposite to capacitor. ओके मतलब जस्ट अपोजिट टू कैपेसिटर मतलब पॉइंट देख लेते हैं प्रॉपर. ओके नंबर 1 देखें, अगर मैं बात करूं एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 मतलब एकदम इनिशियली अनचार्ज्ड. एट t इज इक्वल टू 0 क्या सिचुएशन होगी? तो बताएं t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता था? कोई बताए एट t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर से करंट पास होती थी या नहीं? अरे एक कैपेसिटर नहीं लगा दिया और ईएमएफ, तो पहले ये करंट का अपोज करता है क्या? नहीं नहीं करता अपोज, पूरी करंट जाती है. जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तब फिर करंट को जाने नहीं देगा. तो t0 पर आई कैसी होती है? मैक्स मैक्सिमम. होती है. तो t0 पर ये एज अ वायर काम करता है, बट इंडक्टर इसका उल्टा काम करेगा. डन. सो एट t इज इक्वल टू 0 इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट. क्लियर? मतलब ये हमने एक आर लगा दिया और कहीं पे एक इंडक्टर लगा दिया और एकदम इनिशियली सर्किट स्टार्ट किया, तो इंडक्टर पूरा अपोज करेगा, पहले करंट को बिल्कुल भी जाने नहीं देगा. तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एट t इज इक्वल टू 0, ये पहले आर सर्किट है, ये एल है, ये ईएमएफ है. देन एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियली अनचार्ज्ड है. इनिशियली क्या सिचुएशन होगी? इंडक्टर किसी काम का नहीं है, इंडक्टर को क्या करें? हटा दें. तो रेजिस्टर रहेगा और इंडक्टर ओपन हो जाएगा, मतलब करंट पास होने नहीं देगा उस वायर में से. समझ आया सबको? इसका मीनिंग क्या हुआ? करंट विल नॉट पास थ्रू इट. याद आ रहा है सबको कि कैपेसिटर क्या करता था? पूरी करंट पास करने देता था और ये करंट को पास नहीं करने देगा. क्लियर? हाँ. गुड. सेकेंड वाला बात करें अगर, एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और t इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन स्टेट. सैचुरेशन स्टेट या फिर एक और बोलते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं? स्टेडी स्टेट. ठीक है. एट टी इनफाइनाइट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सैचुरेशन स्टेट या स्टेडी स्टेट. तो कैपेसिटर क्या करता है? करंट पास नहीं होने देता. तो बट इंडक्टर क्या करेगा? इंडक्टर बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट. Clear? So it behaves as a short circuit and the whole current will pass through it. तो पक्का ये पॉइंट सबको समझ में आ गया ना कि एक रेजिस्टर लगा है, एक इंडक्टर लगा है, और अगर हमसे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पूछा तो अभी तो आर है, एल है, कुछ करंट होगी हमें नहीं पता, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडक्टर क्या बन जाएगा? एक वायर बन जाएगा. तो इसका मतलब कितनी करंट जाने लगेगी? मैक्स करंट. अभी बताओ सर्किट के हिसाब से आई मैक्स कितनी है? ई बाई
आर, क्योंकि इंडक्टर का तो काम ही खत्म हो गया ना। समझ आया क्या सबको? दोनों कैसे समझ आ गए सबको? हाँ सर। हाँ। ओके, गुड। देन एक और स्पेशल पॉइंट कि हम कई बार इस चीज को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट्स से थर्ड नंबर की बात करें कि ये जो आई आया है, ये जो आई हम सॉल्व कर रहे हैं, ये कौन सी करंट है? क्या करंट फ्रॉम द बैटरी है? ये आए, इज इट द करंट फ्रॉम द बैटरी? क्योंकि बार बार इसे हम बनाते तो वही हैं कि बैटरी के पास में कितनी करंट है, बट नहीं। अगर हम इसकी सॉल्विंग की बात करें, सारे बुक्स में यही होता है, सारे बुक्स में फिगर में आपको करंट यहीं पे बना के देगा, बट क्या ये करंट विड्रॉन फ्रॉम बैटरी है? नहीं। आप गौर करो, ये कौन सी करंट है? ये कौन सा करंट इंटीग्रेट किया है हमने? इंडक्टर के पास जो आ रहा है, इंडक्टर को कितना करंट मिलने वाला है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन टाइप है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करके स्पेशल पॉइंट के फॉर्मेट में याद रखेंगे। दिस आई इज इक्वल टू आई मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। बताए एल आर सर्किट में टाउ किसे बोलते हैं? एल बाय एल आर आर। सर्किट एल बाय आर को। गुड, ठीक है। सो ये सिचुएशन जो है, ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। इट इज नॉट द करंट विड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, दिस करंट is not the current withdrawn from the battery, it's current passing through the inductor. Okay, तो अभी ये बताओ, क्या ये दोनों अलग हैं क्या? यार, जो करंट बैटरी से निकल रही है वही तो इंडक्टर में पास हो रही है। बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? तो भी फिर मैंने ये लाइन क्यों लिखी है? मैंने ये लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि आपको आरसी में याद आ रहा हो अगर, तो हमने इस टाइप के भी क्वेश्चन किए हैं। याद आ रहा है? तो हाँ। अगर मैंने यहाँ पर इंडक्टर लगाया, तो इस बार जो मैं आई देख रहा हूँ वो ये आई है क्या? नहीं। हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो किस आई के लिए? इंडक्टर वाली ब्रांच में। यहाँ पे कुछ आई डैश एक्स्ट्रा होगा। समझ आया? समझ में आया मैंने ये टर्म क्यों लिखा है? अच्छा चलो, ये फिगर बना ही देते हैं और बेटर समझ में आ जाएगा। क्या? ये जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं आई, ये आई यहाँ का है, ठीक है। यहाँ पर एक आई डैश अलग होगा, तब यहाँ से टोटल आई बैटरी आएगा। क्लियर? सो आई बैटरी, करंट विड्रॉन फ्रॉम आई बैटरी विल बी आई डैश प्लस आई। अभी समझ में आया सबको क्या बोलना चाह रहे हैं हम? ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा एक ई बाई आर और ऐड करना पड़ेगा। डन? हाँ। ओके, गुड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें कि किसी इंस्टेंट पे अगर हम देखें कि किसी इंस्टेंट पे करंट कितनी है और उसके टी टाइम बाद हम देखें, मतलब हम इनिशियल से ना देखें, तो क्या सिचुएशन होगी? तो बहुत ही अच्छा सिनेरियो रहेगा ये। इफ at any instant current is
I naught. Then after t time, after time t, the current in inductor अभी देखें तो याद है अभी जब हम इंटीग्रेट करते थे तब हम लिमिट क्या रखते थे, 0 to I रखते थे ना। अभी हमें लिमिट क्या रखनी चाहिए, आई I नॉट to I वाली naught. लिमिट रखेंगे। ओके ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे पूरा लिखूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्टली पिक कर लेता हूँ, एल एन क्या आ रहा था, ई माइनस आई आर आ रहा था, और अपॉन माइनस आर था यहाँ पर, और इस तरफ क्या था, इस तरफ 1/L था, टी था। और हमने जो लिमिट रखी थी वो क्या रखी थी कि जब टाइम जीरो था तब करंट कितनी थी, जीरो थी। बट अब हम क्या बोल रहे हैं, तब करंट कितनी है, कुछ आई नॉट है, और टी टाइम बाद कितनी हो गई है, आई हो गई है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है, क्योंकि आपको इस तरह बोलेगा कि अभी 2 एम्पियर करंट है, बताओ 2 सेकंड बाद कितनी होगी। तो क्या इसमें ये आई इज इक्वल टू आई नॉट ये लगा देंगे क्या, ये तो 0 to 2 सेकंड के लिए होती है ना। अगर पहले 2 एम्पियर करंट थी तो फिर हमें ये सिनेरियो यहाँ पर देखना पड़ेगा। समझ आया क्या सबको, हाँ. हाँ। ये टी नहीं आई है, तो इस चीज़ को भी हम याद रखेंगे। ये आर इधर मैं मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली देख लूँ इस तरफ। तो पहले हम रखेंगे आई, तो ये आ जाएगा एल एन ई माइनस आई आर, फिर माइनस, फिर आई नॉट रखेंगे। सो माइनस वाली चीज़ हमें पता है डिवाइड में आने वाली है, क्या आएगी, ई माइनस आई नॉट इंटू आर इज इक्वल टू, यहाँ पर जो आएगा वो रहेगा माइनस आर बाई एल इंटू टी। सो अगर ई टू दी पावर के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ई टू दी पावर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो ई टू दी पावर के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर अपॉन ई माइनस आई नॉट आर इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। देन अच्छा, अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पर आई को और अरेंजमेंट करूँ, एक तो ये हो जाता है, एक हमारा ये पैटर्न अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें ये एक पैटर्न अच्छा है, बट हमें ऑलरेडी पता है वेयर टाउ क्या है, एल बाई आर टाइम कांस्टेंट। और एक चीज क्या पता होती है, आई मैक्स, आई मैक्स कितना होता है, E by R. ई बाई आर, गुड। क्योंकि इनफाइनाइट टाइम का इंडक्टर तो बेकार हो जाने वाला है। तो अगर मैं इस इक्वेशन से आर कॉमन ले लूँ तो ई बाई आर मिल जाएगा ना दोनों साइड में, अप एंड डाउन में। डन। सो अगर मैंने आर कॉमन लिया तो ये आ जाएगा ई बाई आर माइनस आई अपॉन ई बाई आर माइनस आई नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो मैं इसको बस आपको ये फील दिलाना चाह रहा था कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई मैक्स माइनस आई जो हमें फाइंड करना है अपॉन आई मैक्स माइनस आई नॉट जो आई नॉट दी हुई है इज इक्वल टू क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमारा बन जाता है। किसी को अगर याद आ रहा हो तो ये फार्मूला किस चैप्टर में से मैच कर रहा है, कोई बता सकता है, ये सेटअप जो आई मैक्स माइनस आई है और ये आई मैक्स माइनस आई नॉट है, ये किस चैप्टर में से मैच हो रहा है। वो थर्मल हीट वाले में आ, न्यूटन। हाँ, न्यूटन कूलिंग वाला, एग्जैक्ट। टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है सराउंडिंग से, इसे हम मान सकते हैं एज अ मैक्स टेम्परेचर। सो मैक्स टेम्परेचर से यहाँ का जो होता है और सराउंडिंग का जो होता है उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंस कम हो रहा होता है। ठीक है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन की जरूरत कब पड़ती है, जब क्वेश्चन इस टाइप दे देता है कि मैक्स करंट तो निकाल सकते हो आप, मैक्स करंट निकाल सकते हो, तो क्वेश्चन बहुत इजी रहता है कि लेट से एक जगह पे करंट है 2 एम्पियर,
बट मैक्स कितनी है 5 एम्पियर। तो बताओ 3 एम्पियर कितनी देर में पहुंच जाएगा। समझ आया। हाँ। इस टाइप के सेटअप की जरूरत कब पड़ेगी, तो इस तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये सेटअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छे से इसे यूज़ कर सकते हैं आई मैक्स माइनस आई नॉट करके, क्योंकि आई मैक्स तुरंत हम निकाल सकते हैं। डन। तो एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं कि कैसे चीज़ों को जल्दी से हम कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल। आगे मैं डिटेल भी एक पिक करूंगा, पहले हम वन स्टेप एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर यूज करेंगे हम। मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है, ये कुछ है आर है, मान लेते हैं 5 ओम, और लेट से इंडक्टर एल है 2 हेनरी, और एक ईएमएफ है लेट से 10 वोल्ट। ठीक है। सो फ्रॉम गिवन सर्किट अभी कुछ भी चार्ज वगैरह नहीं है। एट टी इज इक्वल टू जीरो अभी सब करंट क्या है जीरो। सो एट टी इज इक्वल टू जीरो करंट तो होगी जीरो। ठीक है। फ्रॉम गिवन सर्किट हम अलग अलग चीजें सॉल्व कर लेते हैं, मैं अलग अलग सॉल्व करता हूँ। नंबर वन, एट टी इज इक्वल टू जीरो क्या होगा, करंट होगी, बताएं। टी इज इक्वल टू जीरो क्या होगी करंट जीरो, क्योंकि जीरो। इंडक्टर कैसा काम करेगा ओपन का काम करेगा, इंडक्टर काम ही नहीं करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो सर्किट में करंट क्या आएगी जीरो, करंट आएगी ही नहीं। ओके। नंबर टू, एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट देखें, आई कैसी हो जाएगी मैक्सिमम। मैक्सिमम करंट हो जाएगी। और मैक्सिमम करंट होगी मतलब कब होगी, वो इंडक्टर कैसा काम करने लगेगा वायर। एज अ वायर काम करने लगेगा, तो बात ही खत्म हो जाएगी। सिंपल, ये क्या बन जाएगा ईएमएफ और आर सर्किट बन जाएगा हमारा। तो कितनी हो जाएगी करंट, ये आर है ये ई है, आई मैक्स कितनी हो जाएगी ई बाई आर। तो ई कितना है 10, आर कितना है 5, कितना हो गया 2 एम्पियर। क्लियर। हाँ सर। ये दो चीजें सबको एकदम समझ में आई, बिल्कुल आरसी जैसे ही है, ऐसा कुछ उसमें बहुत अलग टाइप का मैथ नहीं है, सिंपली देख सकते हैं। अब एट एनी इंस्टेंट टी, ठीक है। सो एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट टी पे अगर हमें बताना है, तो किसी इंस्टेंट टी पर अभी कैंसिल तो नहीं होने वाले कुछ, बट हमें पता है कि आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताएं। एट एनी इंस्टेंट क्या आंसर आएगा, आई इज इक्वल टू आई मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। जहाँ पे टाउ कैसे निकाल सकते हैं, एल टाउ बाय आर। क्या एल बाई आर। सो एल कितना है 2, आर कितना है 5, सो ये रह जाएगा 2/5। ठीक। तो देन करंट कैसे दिखेगा, आई का फंक्शन देखिए कैसे दिखेगा, दिखेगा 2 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई टाउ होता है। ठीक है। तो जब करेंगे तो उल्टा हो जाने वाला है, ये गलती बहुत होती है। सबसे पहले सुन ले, मैं बता रहा हूँ ये गलती बहुत होती है, आप डायरेक्टली 2/5 लिख देते हैं। ठीक है, ये नहीं लिखना है, टी बाई टाउ होता है, इसलिए उल्टा आंसर आएगा। डन। हाँ सर। पक्का। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड टाइम टेकन टू रीच द current, find the time taken for current
reach 1 एम्पियर। बताओ करंट 1 एम्पियर कितनी देर में हो जाएगी? तो इसका मतलब क्या करना है, आपको ये वाला मेथड सॉल्व करना है। कैसे? I इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5/2 इंटू टी। क्लियर? सो I की वैल्यू कितनी दी है इस बार? 1। 1। तो इसका मतलब ये हो गया 1। देखो पूरा स्टार्ट टू 1 पूछ रहा है, इसलिए हमें डायरेक्टली पूरा हमने ये लगा दिया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5/2 इंटू टी। तो अभी देखो क्या होगा, 2 इधर डिवाइड में जाएगा, 1/2 होगा, और ये इधर माइनस में आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस 5/2 टी इज इक्वल टू, ये 1/2 अभी डिवाइड में जाएगा और इस 1 के साथ माइनस होगा, तो आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। अभी दोनों साइड क्या ले लेना चाहिए, ln। डन। तो ये आ जाएगा ln 1/2। तो ln 1/2 है तो इसे 2 टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। क्लियर? आप समझ गए होगे -1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये ln से -5/2 बाहर आएगा और यहाँ से माइनस ln2 बचेगा। किसी को कोई डाउट? सॉल्विंग समझ में आ गया? तो टाइम का आंसर क्या आ जाएगा, ln2/5/2 और l से 2/5। तो ln2 की वैल्यू बताएं क्या होती है, याद है किसी को? कैसे निकालेंगे ln2 की वैल्यू? 2.3 इंटू log2 0.3 अपॉन 5। डन। तो किसी को कोई डाउट इसमें, समझ आया सबको? सॉल्विंग समझ में आया कि पर्टिकुलर करंट कैसे निकालते हैं, कब पहुंचेगा? ओके, नेक्स्ट। समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? ये नेक्स्ट। हाँ। तो इसमें अब हम ये कुछ नहीं लगा पाएंगे, या ये गड़बड़ हो जाएगा कि हम 1.5 इज इक्वल टू 2 ये लगा दें, तो इससे क्या टाइम आ जाएगा कि 1.5 कब होगा, फिर हम सॉल्व करेंगे 0.5 के लिए। समझ आया? और फिर दोनों टाइम को माइनस करेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना क्वेश्चन। आइडिया समझ आया क्या, कि पहले हम निकालेंगे कि 1.5 कितने टाइम पे हो जाएगा, फिर हम निकालेंगे 0.5 कितने टाइम पे हो जाएगा, और T1 माइनस T2 कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ कितने में पहुंचेगा। समझ आया स्टेप? हाँ। बट इसके जगह पे मैंने एक शॉर्टकट डायरेक्टली बताया है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट आंसर बता दिया है आपको। क्या आएगा, आई I मैक्स max माइनस minus I। अपॉन आई मैक्स माइनस आई। चलो उल्टा ऊपर आया नीचे आया। हाँ e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। डन। तो अभी देख लो आई मैक्स कितना था 2, सो 2 माइनस हमें कहाँ तक जाना था 1.5 तक, अपॉन 2 माइनस कहाँ से स्टार्ट करना था 0.5 से, इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 5/2 टी। क्लियर? तो अभी इसे सॉल्व कर देंगे, 2.5 से -1 जाएगा तो यह आएगा 1/2 अपॉन, यहाँ से जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 3/2। सो आंसर क्या आ जाएगा ई टू द पावर माइनस 5/2 टी, और ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा 1/3। डन। तो दोनों तरफ आप लॉग ले लेंगे, तो ये आ जाएगा ln 3 टू द पावर -1, और ये क्या आ जाएगा ln e टू द पावर माइनस 5/2 टी। तो अभी समझ गए t इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 2 ln 3/5। कोई डाउट किसी को?
पॉइंट समझ आया कि किस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स में कैसे अप्रोच करना है? हाँ सर। ओके गुड। तो एक दूसरा देख लेते हैं, एक और एग्जांपल। इसके सारे केसेस समझ में आ गए जो भी मैंने स्पेशल पॉइंट्स बताए हैं? ओके, चले तो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो अभी सबको समझ आ गया ना यार, क्या सिचुएशन करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? नंबर वन, एट टी इज इक्वल टू जीरो क्या करना है? इंडक्टर कैसे काम करेगा? ओपन सर। ओपन सर्किट, तो इसका मतलब बेसिकली ये वाला वायर खराब हो गया। सो बैटरी की जो करंट जाएगी वो सीधा किस में जाने वाली है? सिर्फ इसमें जाएगी ना, इसमें करंट जाएगी क्या? नहीं। तो बताओ आंसर क्या होगा? तुरंत जीरो नहीं लिख देना है। एज पर द क्वेश्चन आई बैटरी, आई इंडक्टर अगर देखूं तो आई इंडक्टर क्या हो जाएगी? जीरो। बट क्वेश्चन में आई इंडक्टर नहीं पूछा है, क्या पूछा है? आई बैटरी। सो बैटरी कितनी हो जाएगी? ई बाई आर। समझ आया? हाँ। ओके गुड। सेकंड सिनेरियो बना लेते हैं। टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए बताएं। टी टेंस टू इनफाइनाइट क्या सिचुएशन होगी? इंडक्टर क्या बन गया? वायर। वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टर से तो ज़्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ ये आरसी सर्किट हो गया ना। तो बताओ आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट आर कितना? बाई टू। आर बाई टू हो जाएगा, पैरेलल है दोनों। आर बाई टू। तो करंट फ्रॉम द बैटरी कितनी हो जाएगी? टू ई बाय। गुड। सो ये हो जाएगी ई बाई अपना आर बाई टू रखेंगे इस बार आर इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब कितनी दिखेगी? ये दिखेगी टू ई बाई आर। बट अब भी अगर उसने पूछा आई इंडक्टर कितनी होगी, तो इंडक्टर कितनी आ जाएगी? अगर यहाँ से आई था तो इसमें कितनी जाएगी? दोनों का रेजिस्टेंस सेम है ना। सो इसमें आई बाई टू जाएगी और इसमें भी आई बाई टू। तो यही तो करंट इंडक्टर से जा रही है ना। तो इंडक्टर से करंट कितनी जा रही है? आई बाई टू जितनी, मतलब कितनी आ जाएगी? ई बाई आर। ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, जैसे मैंने आरसी पे बताया था। तो मैं इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग को नहीं करवाने वाला हूँ। आप लोग आरसी एक बार रिवाइज करेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको एकदम पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। डन। एट एनी इंस्टेंट टी, चलिए जल्दी से आप लोग बताएं एट एनी इंस्टेंट टी। आई मैक्स इंटू वन माइनस ई टू द पावर हाँ, टी बाई टू। तो ये आई क्या है? ये इंडक्टर है या बैटरी है जो हम लिखने वाले हैं? इंडक्टर। इंडक्टर है। सो ये आई इंडक्टर क्या हो जाएगा? आई मैक्स
1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई Tau. टाउ। डन। तो ये इंडक्टर की बैटरी है, ये बैटरी से जो करंट है वो नहीं है, तो एट एनी इंस्टेंट टी ये बना सकते हैं। अभी कि यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे, 2E/R लिखूंगा या सिर्फ E/R? ये आई मैक्स किसका है? Circuit. ये पूरा नहीं है, ये इंडक्टर के लिए हम फॉर्मूला होता इंडक्टर। है। तो ये E/R. हाँ, ये जो है ये सिर्फ मैक्स इंडक्टर वाला है कि इनफाइनाइट में इंडक्टर में कितना जा रहा है, सिर्फ इंडक्टर के लिए ये। तो इसका मतलब ये जो हम लिखेंगे वो सिर्फ लिखेंगे E/R 1 माइनस ई टू दी पावर। तो अभी हम इंडक्टर वाली ब्रांच को ही सॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस टी बाई टाउ में भी वही ही लिखेंगे L/R, सो दिस विल बी R/L इंटू टी। ठीक है। अच्छा, एट एनी इंस्टेंट बताओ पैरेलल से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब पैरेलल में तो कोई टेंशन होती ही नहीं है। सो आई बैटरी अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगी, E/R, रेजिस्टर वाली तो फिक्स रहेगी, देन प्लस आई इंडक्टर, या मैं इस तरीके से लिखूंगा आई रेजिस्टर प्लस आई इंडक्टर। मैंने ऊपर सॉल्व किया था ना, आपको पैरेलल में दिखाया था। तो ये हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगी, उसकी करंट तो बदलने नहीं वाली, E/R प्लस E/R 1 माइनस ई टू दी पावर, ये रह जाएगी। क्लियर सबको? इसमें किसी को कोई डाउट जो हमने इंडक्टर के बारे में डिस्कस किया? ओके, तो ये पॉइंट था। इसके बाद देख लेते हैं, अभी हमने एलआर क्या डिस्कस किया, चार्जिंग कैसे हुआ। उसके बाद फिर हम क्या डिस्कस करते हैं कि चलो इंडक्टर चार्ज हो गया तो उसे हम कहीं पे डिस्चार्जिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा एलआर डिस्चार्जिंग सर्किट। एलआर डिस्चार्जिंग सर्किट, डिस्चार्जिंग सर्किट का मतलब ये है कि एल पूरा चार्ज हो गया है और एल अब एज अ बैटरी काम करने वाला है। किसके साथ? रेजिस्टर के साथ। पॉइंट समझ में आया सबको कि अब करंट कौन फ्लो कराने वाला है? इंडक्टर फ्लो कराएगा, डिस्चार्ज होने वाला है। तो इसका लेट से चार्जिंग कितना हुआ, बैक ईएमएफ जितना हो गया। पॉइंट समझ आया सबको? हाँ. तो इसका मतलब ये है कि इसका बैक ईएमएफ अब कहाँ पे लॉस होने वाला है, आई आर में लॉस होने वाला है ना, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर। तो इसका जो पॉइंट है वो बैक ईएमएफ क्या होने वाला है, वो पूरा यूटिलाइज होने वाला है रेजिस्टर में। सो ये हो जाएगा आई इंटू आर। तो अगर हम सॉल्व करें तो हमें बस करंट चाहिए, तो करंट को साथ में ले आएंगे और ये dt को इधर लेके जा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या ये आ जाएगा, माइनस डी आई, माइनस को उस तरफ ले लेते हैं, डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल डी टी। कुछ याद आ रहा है ये बिल्कुल क्या बन गया? ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट डिक्रीजिंग सर्किट बन गया। डी आई बाई आई का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, एल एन आई माइनस आर बाई एल, ये बाहर रहेगा, इंटू डी टी का इंटीग्रल क्या होगा, टी। पी। तो इसका मतलब हम सीधे बात कर सकते हैं कि ये वैल्यू जो भी इसमें रहेगी वैल्यू, लेट्स से डिस्चार्जिंग सर्किट सॉल्व कर रहे हैं, तो मतलब टी जीरो पे वैल्यू कितनी थी, टी जीरो पर वैल्यू कैसी रहेगी, मैक्स, और किसी टी टाइम पर कुछ वैल्यू बची आई। डन, क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है ना सर्किट, तो इसलिए हम इसको ये कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब जब हम लिमिट रखेंगे तो आई माइनस आई मैक्स वाली लिमिट आएगी। सो एट द एंड अगर मैं सीधे सॉल्व करूं तो पॉइंट आने वाला है आई इज इक्वल टू आई मैक्स ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। सो बेसिकली सीधा
एक्सपोनेंशियली करंट डिक्रीज होती जाएगी, जबकि वहां पे क्या हो रहा था, 1 माइनस के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी। और यहाँ पे क्या होने वाली है, करंट डिस्चार्ज में पहले फुल करंट फ्लो कराएगा इंडक्टर और फिर धीरे धीरे करंट फ्लो कर देगा। डन। पॉइंट सबको समझ में आया यार कि कैसे इंडक्टर का डिस्चार्जिंग सर्किट काम करने वाला है। हाँ सर। और अगर बैक, और ये तो हमें पता ही है वेयर टी क्या है, इट इज एल बाई आर टाउ। ठीक। अच्छा, बैक ईएमएफ अगर चाहिए ई बैक, तो वो बस अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं एल डी आई बाई डी टी से। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस वो 1/L बाहर आ जाएगा और बाकी e टू दी पावर का डिफरेंशिएशन वही रहने वाला है, e टू दी पावर माइनस। तो मतलब ईएमएफ भी क्या होने वाला है उसका, एक्सपोनेंशियली ही डिक्रीज होने वाला है। क्लियर। तो ईएमएफ अगर हम डी आई बाई डी टी को इसको सॉल्व करें तो देखें क्या वैल्यू आ जाएगी बैक ईएमएफ की। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, माइनस एल डिफरेंशिएशन देखिए इसका कितना हो जाएगा, आई मैक्स मतलब ई बाई आर इन टू टी के साथ में क्या आता है, एल बाई आर मतलब आर बाई एल आएगा इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, और माइनस भी आएगा एक। डन। तो इसका मतलब बैक ईएमएफ कितना आएगा, जो भी उसका ई होने वाला है बैटरी का, ई इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। डन। तो ये दोनों चीजें यार देखो याद रखने वाली हैं कि डिस्चार्जिंग के सर्किट में जो है डायरेक्टली उसमें चेंज आने वाला है। ठीक है। अच्छा, रेजिस्टर के क्रॉस जब ये डिस्चार्ज होगा तो एक और चीज होगी ना, यहाँ पर हीट भी तो निकलेगी, इस रेजिस्टर को कितना हीट मिलेगा वो भी तो होगा। तो यहाँ पर हम ये भी चीज देख लेते हैं, क्या हीट लॉस कैसे निकालेंगे। किसी को याद आ रहा है हीट लॉस कैसे निकालते थे सर्किट में। हीट लॉस यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है, बैटरी है क्या कोई, नहीं। तो इंडक्टर की जो एनर्जी चेंज होगी वही तो हीट लॉस में कन्वर्ट हो रही होगी ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या हीट लॉस इज change in energy of inductor, change in energy of inductor। कोई डाउट किसी को। और इंडक्टर की एनर्जी कैसे लिखेंगे, इनिशियली कितनी थी, फुल थी, एकदम मैक्सिमम एनर्जी थी कितनी, हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर माइनस बाद में कितनी हो जाएगी, हाफ एल आई का स्क्वायर। डन। तो इसका मतलब अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो आई है इसका स्क्वायर करें अगर, तो यहाँ से आई मैक्स का स्क्वायर और यही पूरा फंक्शन आएगा ना। तो बस मैं पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि डेल्टा एच बहुत ही सिंपल आपको दिखेगा। कैसे दिखेगा, हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस ई टू दी पावर, और यहाँ पे बिकॉज स्क्वायर हुआ है तो वहां पर स्क्वायर होगा माइनस 2 टी बाई टाउ। किसी को कोई डाउट इसमें बताएं। हीट लॉस निकाल लेंगे, चेंज इन एनर्जी ऑफ इंडक्टर विल सपोर्ट द हीट लॉस। पक्का सबको समझ में आया यार ये चीजें, कैसे हम सर्किट एनालिसिस कर सकते हैं। हाँ सर। ओके गुड। तो ये बेसिक था हमारा जो हमने डिस्कस किया, क्या एल सर्किट,
LR सर्किट और डिस्चार्ज, ये तीन हमने डिस्कशन कर लिए हैं। इसके साथ नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है LC सर्किट। सो LR हो गया, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे LC सर्किट और उसके बाद डिस्कस करेंगे LCR सर्किट। सो फोर्थ वन है LC सर्किट। अच्छा, अब LC में यार एक प्रॉब्लम होने वाली है, दोनों क्या है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं। आप समझ रहे हैं कि LC सर्किट क्या है, दोनों स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, तो इसलिए लॉस वगैरह नहीं होगा, कुछ लॉस होगा क्या, नो, नहीं। नो हीट लॉस, क्योंकि दोनों ही स्टोर होने वाली हैं। हीट लॉस किसके क्रॉस होता है, रेजिस्टर के क्रॉस, बिकॉज हीट लॉस इज अक्रॉस रेजिस्टर। एक चीज, क्या रियल में अकेला एल हो सकता है क्या, नहीं, अकेला एल आइडियल सिचुएशन है। आप कोई भी कॉइल देखोगे तो उसका रेजिस्टेंस तो होगा ही ना, कितनी भी अच्छी कॉइल हो रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ रहेगा ही ना। तो ये एक आइडियल सिचुएशन हम मानते हैं कि आर नहीं है, कोई हीट लॉस नहीं होगा, बट रियल में तो हीट लॉस वहां पर हो रहा होता है। तो अगर मैं बात करूं कि यार ये दोनों एनर्जी हैं एक टाइप की, तो अगर ये एक टाइप की एनर्जी है, LC सर्किट एक एनर्जी है, तो इसको हम एक और नेम से जानते हैं, LC ऑसिलेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलेंगे LC ऑसिलेशन, आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसको LC ऑसिलेशन इसलिए बोलते हैं कि इसकी एनर्जी ऑसिलेट करती है। ऑसिलेट करती है मतलब क्या होता है, लेट से मैं देखूं, व्हेन सिचुएशन आप देखेंगे, व्हेन अ चार्ज्ड कैपेसिटर इज a charged capacitor is connected, एक चार्ज कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया तो क्या सिचुएशन होने वाली है, देखेंगे स्टेप वाइज, थोड़ा सा देखेंगे। एक इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, हमने कैपेसिटर चार्ज कर दिया, तो कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी आ गई होगी, लेट्स से क्यू कितना है, क्यू इज इक्वल टू CV है, एनर्जी कितनी आ गई होगी, यू इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर क्यू स्क्वायर बाई 2C, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है, यू ऑफ कैपेसिटर, ये लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2C, डन। अच्छा, इंडक्टर की एनर्जी क्या है इनिशियली, 0, तो ये पॉइंट समझ में आया सबको। अच्छा, अब थोड़ी सी कुछ टाइम बाद देखते हैं, कुछ टाइम बाद क्या सिनेरियो होगा। इंडक्टर अपना चार्ज इसको दे देगा ना, किसको, इंडक्टर को दे देगा पूरा, तो इंडक्टर पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा फिर, 0। तो कैपेसिटर पे अगर चार्ज 0 आ गया तो कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो गई, 0। तो इंडक्टर की एनर्जी कितनी आ जाएगी, बताएं। इंडक्टर की एनर्जी तो आ जाएगी ½LI², बट ये एनर्जी आई कहां से है, ये एनर्जी आई कहां से है, कैपेसिटर की एनर्जी ही तो चली गई है किसके पास, इंडक्टर के पास। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में सॉल्व करने में बहुत काम आता है क्या, कि ये जो ½ LI² है, ये ही क्या बन गया है हमारा, आया कहां से, Q² बाई 2C से। कोई डाउट, ओके। तो ये वो इंस्टेंट होगा जब इसमें करंट कैसी होगी, मैक्स होगी। तो पूछ लिया करता है, क्या पूछ लेता है, व्हेन करंट विल बी मैक्सिमम, बताओ कब मैक्स करंट होगी, जब ये पूरी एनर्जी कहाँ चली जाए, इंडक्टर के पास आ जाए। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं, आई मैक्स कब आएगा, पॉइंट समझ आया सबको कि आई मैक्स कब आएगा, जब पूरी एनर्जी किसके पास चली जाएगी, इंडक्टर के पास। बट एनर्जी कैसे सेव होती है, एनर्जी मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मेट में सेव होती है, इस तरीके से, ठीक है। सो कैपेसिटर की एनर्जी सेव हो गई मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मेट में। अब देखें,
अब प्रॉब्लम क्या होगी, क्या इंडक्टर एनर्जी होल्ड करके रखेगा क्या? नहीं, ये कनेक्टेड है ना, तो अब इंडक्टर क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। तो पहले सेगमेंट में क्या सिचुएशन हुई है, इंडक्टर चार्ज हुआ है, चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, डन। अब सेकंड सेगमेंट में इसका मतलब क्या होगा, इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। तो इंडक्टर डिस्चार्ज होगा तो अब क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी दे देगा ना कैपेसिटर को ऐसे, तो कैपेसिटर की ये प्लेट प्लस बन जाएगी और ये प्लेट माइनस बन जाएगी। समझ आया प्रॉब्लम? तो इस वाले सेगमेंट में क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर हो रही है। ओके, तो डिस्चार्जिंग हो रही है, ठीक है। बिकॉज कोई रेजिस्टर नहीं है, कोई भी लॉस होगा क्या, नहीं। Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो भी अपना Q था वो उसके पास Q चार्ज आ जाएगा, ठीक है। Q इज इक्वल टू सी वी लिखने की जगह हम ये बोल सकते थे कि इसके पास Q एक चार्ज था और इसके पास C एक कैपेसिटेंस था, ठीक है। तो सेम चार्ज ये अचीव कर लेगा और कुछ कैपेसिटेंस C बचेगा, बट क्या चीज बदल गया है, पोलैरिटी बदल गई है ना, ठीक है। एनर्जी कितनी आ गई, फिर से वही एनर्जी आ गई है, कितनी, Q स्क्वायर बाई 2C, और इंडक्टर की एनर्जी क्या हो गई होगी, 0, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, अब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया और इंडक्टर पूरा डिस्चार्ज हो गया, तो अब कैपेसिटर क्या करेगा, उसे वापस से चार्ज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कैपेसिटर वापस से इसे चार्ज करता रहेगा। तो इसका मतलब ये कि अगर हीट लॉस नहीं होगी, अगर हीट लॉस नहीं होगी तो अब इसे कैपेसिटर चार्ज करेगा और अब चार्ज कर देगा इस तरफ, तो अभी क्यों कितना आ गया, फिर से 0 हो गया, कैपेसिटर की एनर्जी फिर से 0 हो गई और इंडक्टर की एनर्जी फिर से फुल हो गई। अब ये इंडक्टर क्या करेगा, फिर से कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। तो देखो फाइनल सिचुएशन एकदम इनिशियल जैसे आ गई ना, फिर से वहीं से सर्किट स्टार्ट हो गया जहां से एकदम स्टार्ट हुआ था। तो इसका मतलब हम समझाना क्या चाह रहे हैं वो ये देखें कि एलसी जो सर्किट होता है उस पे ये कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा, क्या, ऑसिलेशन। उसका कभी भी सर्किट आप कनेक्ट करोगे तो एक चार्ज होगा, दूसरा डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। ये एग्जैक्ट इनिशियल पोजीशन आ गई, सेम एज इनिशियल पोजीशन। तो इसका मतलब अगर सेम एज इनिशियल पोजीशन में आने में टाइम टी लगा, कितना टाइम लगा, टी टाइम, तो हर प्रोसेस में कितना टाइम स्पेंड हुआ होगा, T/4। तो सारे प्रोसेसेस में कितना टाइम लगेगा, T/4 टाइम लगेगा, और फिर से हम क्या आ जाएंगे, इनिशियल टाइम में। तो अभी पॉइंट सबको समझ में आया, वाई एलसी सर्किट इज अ ऑसिलेटरी सर्किट, ओके। सो दैट्स वाई LC circuit is oscillatory अच्छा, ऑसिलेशन किसका हो रहा है, कौन सा चीज ऑसिलेट हो रहा है, कौन सा चीज बार बार 0 मैक्स अपोजिट मैक्स हो रहा है, एनर्जी। क्या चीज, क्यू, क्लियर। चार्ज ऑसिलेट होता है, कौन ऑसिलेट करता है, चार्ज ऑसिलेट करता है।
ओके, तो ऑसिलेटरी सर्किट में कुछ याद है क्या? ऑसिलेशंस, एसएचएम, ये सब देखें तो हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं क्या? एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, कुछ याद है? एट एनी इंस्टेंट टी पर अगर हम बात करें तो जो कैपेसिटर की एनर्जी है प्लस जो इंडक्टर की एनर्जी है, उन दोनों का समेशन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कोई डाउट क्या है किसी को? तो इसका मतलब क्या होगा? क्यू स्क्वायर बाई 2c और हाफ एल आई स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो आपसे ये चीजें पूछ सकता है कि क्या एट एनी इंस्टेंट चार्ज कितना होगा, तो हम एट एनी इंस्टेंट चार्ज निकाल सकते हैं, फंक्शन निकाल सकते हैं। डन। प्रॉब्लम क्या कर रहा है? ये आई और चार्ज में क्या रिलेशन है? डी क्यू बाई डी टी वाला। तो अगर हम इस सेटअप को क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डिफरेंशिएटिंग with respect to time, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो देखो क्या डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा इसका? क्या होगा? क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2q 2q। इंटू डी क्यू बाई डी टी। डन। और ये 1/2c ये अलग ही रहता, समझ आया सबको? प्लस ये l/2 ये अलग रहता, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाता? 2i इंटू डी आई बाई डी टी। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। 0। तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो देखो ये क्या दिखेगा आपको? ये दिखेगा q बाई सी आई प्लस ये क्या दिखेगा? एल आई डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा इसे लिखूं, डी आई बाई डी टी को पहले लिख लेते हैं, प्लस इधर सी और क्यू का डिवाइड पूरे में कर देते हैं, तो क्या सिचुएशन हो जाएगी? ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई एल सी, और आई क्या हो जाएगा? आई इधर डिवाइड में जाके 0 हो गया। डन। अच्छा, तो ये जो डी आई बाई डी टी है इसे हम क्या लिख सकते हैं? डी आई बाई आई को क्या लिख सकते हैं? वेयर आई को लिख सकते हैं क्या? डी आई बाई डी टी, सॉरी डी क्यू बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी क्या होगा? क्यू का डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना। हाँ। तो कुछ याद आ रहा है? ये डबल डिफरेंशिएशन मतलब क्या इक्वेशन बनने लग गई? ये क्या दिखेगा आपको? ये दिखेगा डी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज अपॉन डी टी प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है? ये किस चीज की इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ एसएचएम। याद है ना, जहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पे चार्ज का डबल डिफरेंशिएशन प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। याद आ रहा है कुछ? हाँ। हाँ। तो इसका मतलब अगर आपको याद हो तो क्यू का फंक्शन क्या आने वाला है? क्यू ऑसिलेट करेगा, सॉरी क्यू जो ऑसिलेट करेगा वो फुल क्यू इंटू साइन ओमेगा टी से। याद आ रहा है एसएचएम हाँ। में क्यू किस तरीके का फंक्शन होगा? अच्छा, अगर एसएचएम है तो याद है एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाला करते थे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कब कंपेयर करते थे? ये जो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर है प्लस क्यू के साथ जो लिखा रहता था उसी को क्या बोलते थे हम? ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ
SHM, याद है SHM की इक्वेशन क्या होती थी? d स्क्वायर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। याद आ रहा है कुछ? हाँ। हाँ, तो इसका मतलब ओमेगा क्या क्या हो जाएगा? इसका मतलब ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 1/LC, सो ओमेगा आ जाएगा 1/√LC। और अगर हम नॉर्मल फ्रिक्वेंसी की बात करें, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी f, so f क्या होता है? 2π/ओमेगा। डन। सॉरी, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ओमेगा। ओके, सो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2π और ओमेगा होगा, सो LC ऊपर आ जाएगा। डन। और फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रिक्वेंसी हो जाता है 1/टाइम पीरियड। ओके, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इज 1/टाइम पीरियड, सो इट विल बिकम 1/2π 1/√LC। या इसको नीचे लिख देते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्वेंसी LC ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाती है? √1/LC। इस फ्रिक्वेंसी से वो ऑसिलेट करता है। ये फ्रिक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, बट ये इसका यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज। और उसका होगा रेडियन पर सेकेंड। समझ आया? और यहाँ पर अगर हम देखें तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कैपेसिटर की पोलैरिटी कब चेंज हो जाती है, तो कितने टाइम बाद पोलैरिटी चेंज हो जाती है? T/2। T/2। polarity of capacitor changes in T/2। ठीक, तो इस तरीके से ये बिल्कुल हमने SHM से कंपेयर कर दिया है। और ये मतलब हाईली हाईली इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशंस, बहुत पूछा जाता है। LC ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी समझ आया? फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं? 1/2π√1/LC। आपने पहले कभी सुना है ये फॉर्मूला? किसी चैप्टर में आपने ये सुना है फॉर्मूला? आपने ऑफ कोर्स डायमेंशन में कहीं ना कहीं जब आपने बुक में से सॉल्विंग की होगी तो ये फॉर्मूला देखा होगा फ्रीक्वेंसी का। पर तब हमें एल और सी के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, एल और सी के यूनिट्स नहीं पता थे, इसलिए हमने नहीं किए थे। अच्छा, कोई बताओ एल का फॉर्मूला क्या होगा जिससे हम यूनिट निकाल लें एल की? φ/I। बट ये टफ पड़ेगा यार, फाई भी ढूंढना पड़ेगा। कोई और एक फॉर्मूला जहाँ पे एल दिख जाता हो, इजी हो। di/dt, मतलब E E=di/L। EMF क्यों ढूंढ रहे हो यार? यू। हाँ, सबसे इजीएस्ट होता है एल की डायमेंशन निकालना। कहाँ से? एनर्जी, क्योंकि करंट का हमें डायरेक्टली पता होता है। समझ आया? हाँ सर। ओके, तो इसके बाद वाला जो है मैं वो बहुत ही फास्ट वे में भी कर सकता हूँ, या फिर उसको हम नेक्स्ट डे के लिए भी रख सकते हैं। क्या? LCR सर्किट। अगर हम LCR लेंगे तो R में लॉस होने लगेगा ना, तो लॉस होगा तो क्या वो अच्छे से SHM कर पाएगा क्या? नहीं। तो लॉस किस टाइप की SHM में लॉस होता है? ये हो गया फुल SHM। और अगर मैंने लॉस कंसिडर किया तो कौन सी SHM हो जाएगी वो? डैम्ड ऑसिलेशन। तो मैं ऐसा करता हूँ, डैम्ड ऑसिलेशन को यहाँ पे नहीं लिखता हूँ आज, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बट आप लोग एक बार SHM और डैम्ड ऑसिलेशन दोनों देख के आएंगे, जिससे आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है? हाँ सर, हाँ वो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो जो मतलब हमने वो प्रोसेस लिखी है, हाँ एक बार ऊपर स्क्रॉल करें ना, हाँ वो उसमें वो Q/C × I + LI/di/dt है ना, वो हाँ सेकेंड स्टेप। हाँ, LDI/dt को हम E नहीं लिख सकते, E बैक बिल्कुल नीचे लिख 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 सकते। सकते हैं, बिल्कुल ई लिख सकते हैं। बट हमें ई चाहिए क्या?
हमें ई चाहिए क्या? नहीं। नहीं, हमें तो ईएमएफ कहीं पे है ही नहीं ना, वो बन जाएगा इंडक्टर का बैक ईएमएफ, बट हमें बैक ईएमएफ चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, चार्ज कैसे वेरी कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमने देखा कि चार्ज तो कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि किस चीज का फंक्शन है, ये एक एसएचएम वेव की इक्वेशन है, ठीक है। हाँ। हाँ, तो इसलिए हमें वो ऑसिलेशन टाइप में आया। आप लोग एक बार एसएचएम का लास्ट सेक्शन रिव्यू कर लेंगे सब लोग, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम ये डिस्कस करेंगे तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा ये चीज़ें डिस्कस करना, कि कैसे ये फ्रिक्वेंसी आ गई, डैम्ड ऑसिलेशन कैसे होगा, उसमें ओवर डैम्ड, अंडर डैम्ड, ये सारी कंडीशन। और नेक्स्ट लेक्चर में ईएमआई कंप्लीट हो जाएगा हमारा, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी हम चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा सिर्फ बचा हुआ है क्या, ट्रांसफार्मर। सो वो हम करके और कंप्लीट करेंगे चैप्टर हमारा। डन, ओके। हाँ नेक्स्ट संडे टेस्ट है आप लोग का? नहीं, ये वाले अपकमिंग संडे? नहीं। अच्छा, अपकमिंग संडे नहीं है, ठीक है। नहीं। तो जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे होगा तो उसमें पूरा ये आएगा आपका ईएमआई, ठीक है। और प्लस जो भी नया चैप्टर स्टार्ट होगा, एसी स्टार्ट होगा, तो एसी का भी आपको उसमें मिक्स आएगा, ठीक है। हाँ। ईएमआई की प्रैक्टिस सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। हाँ। ओके, ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। या बाय बाय। बाय।